हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं बताऊंगा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये 2024-25 वाला है ना दोस्तों। क्योंकि ये हमारे देश में हमारा सामाजिक विज्ञान हो गया। सामाजिक विज्ञान हमारा क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा दोस्तों भूगोल आता है, इसको हम लोग कहते हैं हमारा पर्यावरण, यानी इंग्लिश में कहते हैं हम लोग दोस्तों जियोग्राफी। इसका हम लोग अध्याय नंबर 3, जिसका नाम दिया कि हमारी बदलती पृथ्वी। इसका संपूर्ण उत्तर इस वीडियो में बताया जाएगा। बिल्कुल न्यू बुक है दोस्तों। आप इस तरह से देख सकते हैं, आपका बुक इस तरह से जारी किया गया है। बिल्कुल न्यू बुक है। आइए, इसमें से ये हमारा क्या था, अध्याय नंबर 3, हमारी पृथ्वी, बदलती पृथ्वी। इसका संपूर्ण उत्तर मैं बताऊंगा दोस्तों पीडीएफ के द्वारा। नई किताब का पीडीएफ रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको लिखावट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छी तरह से यहाँ से नोट भी कर सकते हैं और राइटिंग में कोई दिक्कत भी आपके पास नहीं रहेगा। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 3, हमारे बदलती पृथ्वी। इसका पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था कि पृथ्वी, देखिए आपके बुक का पहला प्रश्न है दोस्तों, क्या पृथ्वी के अंतर्जनित बल का उदाहरण है? कौन सा? जैसे कि यहाँ पर क्या है, भूकंप है, बाढ़ है, समुद्री तरंगे है या फिर पवन है। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा भूकंप क्या है, पृथ्वी के अंतर्जनित बल का यह उदाहरण है। आइए और प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि नदियों द्वारा अपने मोरदार मार्ग पर निर्मित स्थलाकृति है। क्या स्थलाकृति कैसा होता है? इसे ऑप्शन में कहा कि जलप्रपात है, विसर्प है, डेल्टा है या फिर बाढ़ का मैदान है। तो ये है दोस्तों ना, 1 मिनट, विसर्प कहलाता है। क्या? तो विसर्प बनता है। ठीक है, बिन में टिक लगाना। आइए अब आगे देखते हैं। क्या है विश्व, दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं वो क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? यहाँ पर कहा है कि वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात या फिर यहाँ पर कहा है कि न्यूयॉर्क जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप सब देख रहे हैं, वेनु वेनेजुएला का एंजल एंजल जलप्रपात, ये बिल्कुल सही है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, समुद्री समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से निम्न स्थलाकृति का निर्माण होता है। किसका? क्या समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? तटबंध, वृत्त रेखा, समुद्री गुफा या फिर हिमोर का। तो ये हो जाता दोस्तों समुद्री गुफा का निर्माण इससे हो जाता है। आइए अब आगे क्यों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि नदी जब किसी खड़े ढाल वाले स्थान से घाटी में गिरती है तब तब वह बनाती है क्या? जलप्रपात, विसर्प, डेल्टा या फिर चाप झील। तो ये हो जाए दोस्तों जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात बनाती है। आइए दोस्तों अब हमसे कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसे क्या कहा गया है, ऑप्शन ए नंबर की, जब जब बालू कण विस्तृत क्षेत्र में, क्या विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लोटस कहलाता है। क्या? तो ये हमारा लोटस कहलाता है। ठीक है। आइए, नदियों द्वारा उनके मुहानों पर अवसादों के संग्रह से क्या कहता है, डेल्टा डेल्टा का निर्माण होता है। किसका? तो डेल्टा का। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा भरना है। आइए इसी तरह से यहाँ पर कहा है, नदी के जल से दृश्य भूमि का क्या होता है, अपरदन होता है। अपरदन का मतलब दोस्तों कटाव होना कोई भी चीज का। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल से मापा जाता है। किसकी? तो भूकंप की तीव्रता। आइए, अब भू प्रॉपर्टी पर खुले हुए छिद्र जिनसे जिनसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं उसको लोग ज्वालामुखी कहते हैं। भू प्रॉपर्टी पर ना दोस्तों खुले हुए छिद्र से अगर पिघले पिघले हुए पदार्थ निकलता है तो उसी को लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है। आइए, अब हमसे कहा है कि स्थल मंडलीय प्लेटें से क्या आशय है? ये स्थल मंडलीय प्लेट जो होता है दोस्तों, आखिरकार यह क्या है? आखिरकार यह क्या है? तो यहाँ पर लिखना है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं।
भूप्रकृति में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीपीय एवं महासागर की सतहें टिकी रहती है। ठीक है, इसके बारे में ये आप पूरा लिख सकते हैं कि अस्थामंडलीय प्लेटें से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हमसे कहा है कि ये जो आप सब देख रहे हैं क्या है, हमारा बालू। क्या है, बालू टिब्बा किसे कहते हैं? बालू टिब्बा किसे? तो लिखना है कि जब जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग बालू टिब्बा के नाम से जानते हैं। आइए आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान का मुख्य लक्षण। आखिरकार दोस्तों रेगिस्तान का मुख्य लक्षण क्या है? क्या? तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि रेगिस्तान में पवन हो गया अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान रेगिस्तान में छलक के आकार के सेल पाए जाते हैं। रेगिस्तान में सामान्यतः छटक दोस्तों छटक सेल पाए जाते हैं। कैसा? तो रेगिस्तान में मुख्य रूप से दोस्तों छटक सेल पाए जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। ये जो दोस्तों आप सब देख रहे हैं वो क्या, अंतरजनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती है? ये अंतरजनित बल के कारण दोस्तों। तो आइए इसके बारे में लिखना है कि अंतरजनित बल के कारण ये जो पृथ्वी है दोस्तों का, पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि घटनाएं घटित होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। कैसे दोस्तों? तो उन्हें हम लोग अंतर्जनित बल के नाम से जानते हैं। आइए अब यहाँ पे देखिए आप गौर करके, तो क्या है, ज्वालामुखी का नामांकित चित्र बनाइए। किसका? तो ज्वालामुखी का। अगर आपको बनाना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी चित्र मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप चाहे तो चित्र बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपके बुक में भी यह चित्र दिया गया है। ठीक है, ये अध्याय नंबर 3 है ना भूगोल का, तो वहां पर दिया गया, चाहे तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए अब प्रश्न क्रमांक के बारे में हमसे कहा गया है कि ये जो भूकंप जो है ना दोस्तों, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ कहाँ आश्रय लेना चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ पर हमें जाना चाहिए। तो लिखना है कि भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें रसोई के काउंटर या मेज जो होता है दोस्तों, मेज यहाँ लिखा है, मेज होना चाहिए। ठीक है, मेज मेज के नीचे आश्रय लेना चाहिए, मेज है। अब इस मेज के आश्रय लेना चाहिए। उसके बाद फिर लिखना है कि भूकंप के झटके आने तक अंदर रहें और झटके कम होने पर खुले मैदान में आ सकते हैं। ठीक है, उसके पहले आप बाहर नहीं निकले। तो यहाँ पर आपको 2 उपाय लिखना था जो मैं आपको बता दिया हूँ। और यहाँ पर क्या है, विसर्प किसे कहते हैं? आखिरकार दोस्तों ये जो विसर्प जो दिया, आखिरकार किसे कहते हैं, किसे? तो लिखना है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोरों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े मोरों को हम लोग विसर्प के नाम से जानते हैं। आगे दोस्तों हमसे कहा कि अपरदन व निक्षेपण में क्या अंतर है? क्या अपरदन एवं निक्षेपण में अंतर क्या है? तो इसके बारे में लिखिएगा। अपरदन व निक्षेपण में निम्न अंतर है। पृथ्वी की सतह के घिसने को अपरदन कहते हैं, यानी पृथ्वी की जो सतह है घिसने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया से सतह नीचे की ओर जाती है और सतह का पुनर्निर्माण निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा होता है। अपरदन में हवा, जल जैसे कारकों के कारण भू आकृतियों का श्रय होता है। भू आकृतियों का श्रय है। वही निक्षेपण, ये मतलब ये पूरा आपको लिखना है, ये अपरदन के बारे में बताया गया है। अब चलिए निक्षेपण के बारे में फिर आपको लिखना है। निक्षेपण की प्रक्रिया में अपरदित कण इकट्ठा होकर भू आकृति का निर्माण करता है। कैसे? तो भू आकृति का यह निर्माण करता है। तो ये दोनों में काफी अंतर था जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब का ये जो उपजाऊ जो होता है दोस्तों, उपजाऊ, तो क्या उपजाऊ मैदानों का निर्माण कैसे होता है? आखिरकार इसका निर्माण तो लिखना है, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में
बाढ़ बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं पदार्थों का यहाँ पर निक्षेपण था, मिस्टेक हो गया दोस्तों, निक्षेपण हुआ, ठीक है, निक्षेपण करती है, जिससे उपजाऊ मैदानों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है प्रश्न क्रमांक 16 में कि नदी अपने मार्ग में, आखिरकार दोस्तों ये जो नदी जो होता है दोस्तों का, नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है? जलप्रपात का निर्माण कब? तो लिखा है कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तब यह जलप्रपात का निर्माण करती है। किसकी? तब यह जलप्रपात का निर्माण कर पाती है। आइए दोस्तों अब हमसे कहा कि डेल्टा, ये जो आखिरकार का है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, कैसे? डेल्टा का चित्र भी आपको बनाना है, डेल्टा का। तो आइए दोस्तों इसके बारे में आप सब लिखिएगा। ये देखिए सबसे पहले मैं आपको डेल्टा का चित्र ही दिखा देता हूँ। इस तरह का इसका चित्र होता है, चाहे तो आप बना भी सकते हैं। ये मुख्य नदी है, ये वितरिका है, और ये मैं डेल्टा दिया गया, हालांकि ये आपके बुक में भी दिया गया है, ठीक है। चित्र 3 पॉइंट से मतलब अध्याय नंबर 3 का यह 7वां यह चित्र है। अध्याय नंबर 3 जो है ना दोस्तों, वहां पर बताया गया। अब इसके बारे में जो आपको लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ पर नीचे में लिख देना है कि जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको जिसको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। क्या करती है दोस्तों? निक्षेपण। प्रत्येक वितरिका अनेक मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। किसका? तो डेल्टा का निर्माण हो जाता है। आइए अब हमसे कहा कि समुद्री तरंग, ये समुद्री तरंग जो था दोस्तों का, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित निर्मित स्थल कृतियां का वर्णन कीजिए समुद्री तरंगों द्वारा। तो आइए इसके बारे में लिखना है कि समुद्री तरंग के अपरदन जो था दोस्तों, अपरदन, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियों बनाते हैं। समुद्री समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इसको इसको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग समुद्री गुफा के नाम से जानते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत की बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। फिर दीवार दीवार जैसी, आगे लिखना है दोस्तों कि दीवार जैसी इन आकृति को अस्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टेक हम लोग इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। इसका पूरा उत्तर लिखिएगा, ये दो लाइन यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद फिर यहाँ पर। आइए दोस्तों अब हमसे कहा है कि हिमनद, आखिरकार ये जो हिमनद जो है ना दोस्तों का, हिमनद के कार्य लिखिए, इसका कार्य क्या होता है? तो लिखना है कि हिमनद के कार्य, पहला कार्य लिखना है कि हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी, कैसी दोस्तों? यहाँ पर बताया गया हमसे कि गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। फिर दूसरा लिखना है कि हिमनद हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करता है। कैसा? तो हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण। हिमनद निक्षेपण हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। हिमनद जो था दोस्तों वो निक्षेपण, और हिमनद हिमोर का निर्माण वह करते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों अब हमसे कहा है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन में कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में दोस्तों आखिर जब पवन चलता है दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी जो होता है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो उड़ करके जाता है। तो क्या कौन सा स्थलाकृति का निर्माण करता है? तो लिखना है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन के छत्रक सेल, पवन सेल, बालू टिब्बा, लोएस आदि स्थलाकृतियों का निर्माण कर पाता है, ठीक है। पवन के द्वारा ये सब होता है।
उसके बाद ये तो हो ही गया ना, ये सब का निर्माण करता है। फिर आपको यहाँ पर क्या है वर्णन भी करना है, आखिर ये सब चीज़ का निर्माण तो कर ही लेता है। इसके बारे में भी बताएँ तो छत्रक सेल क्या है? ना कि रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें लोग छत्रक सेल कहते हैं। फिर यहाँ पे कहा गया बालू टिब्बा, तो ये क्या होता है जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू टिब्बा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ही आपको ये सब लिखना था जो मैं आपको सभी बता दिया। ये दोस्तों हमारा अध्याय अध्याय नंबर 3 भी मैं संपूर्ण उत्तर में बता दिया हूँ। ये भूगोल का हो गया। इसी तरह से जो हमारा क्लास 7 का अतीत जो है ना, अतीत उसका मैं संपूर्ण उत्तर मैं बता चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी तरह से क्लास 7 का मैं बता देता हूँ, ये हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी इंग्लिश साइंस हो गया, ये हमारा सामाजिक विज्ञान जो होता है ना एसएसटी हो गया। इसका संपूर्ण उत्तर मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से मैं आपको पीडीएफ के द्वारा सभी उत्तर बताता हूँ, ताकि हमारे दोस्तों को कोई